आज एक नई कहानी स्टार्ट करते हैं और कहानी है थर्मोडायनेमिक्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड हीट और केवल इंट्रोडक्टरी बातें होंगी टेम्परेचर और हीट की, जिसमें हम समझेंगे हीट एंड टेम्परेचर का कंसेप्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर या तापमान। टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर किसी वस्तु का वह गुण है जो हमें यह बताता है कि वह वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। उसकी हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है कि कोई वस्तु, उसका तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड है या 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये उसके गर्म या ठंडे होने की एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास में। जैसे हम नॉर्मल वे में यूज करते हैं, हमने धूप में रखी हुई लोहे की छड़ ली और एक रूम में रखी हुई छड़ ली, दोनों को हमने टच किया तो हम बताते हैं कि यार ये धूप वाली है वो ज़्यादा गर्म है, रूम वाली है वो ठंडी है। लेकिन क्या हम इस छूने वाले कंसेप्ट से एग्जैक्ट बता सकते हैं कि धूप वाली का टेम्परेचर कितना है और छाँव वाली यानी उससे कितनी ज़्यादा ठंडी है? नहीं। लेकिन हम टेम्परेचर स्केल का यूज़ करके बता सकते हैं कि धूप वाली मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और रूम वाली है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अर्थात ये 50 डिग्री ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो इसी असुविधा से बचने के लिए हमें तापमान की या वस्तु के गर्म और ठंडे होने की एग्जैक्ट वैल्यू मिले, इसके लिए ही टेम्परेचर का कंसेप्ट जनरेट किया गया था। सेकंड जो आपका कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे ये है कि सर कोई वस्तु है वो गर्म या ठंडी तापमान की वजह से होती है या हीट की वजह से होती है ना? टेम्परेचर या हीट किन की वजह से वो गर्म या ठंडी होती है? मैंने आपको टेम्परेचर की अभी डेफिनेशन बता दी कि यह केवल वह गुण है जो केवल इतना बताता है कि वह वस्तु कितनी तो गर्म है और कितनी ठंडी है। बस टेम्परेचर का काम केवल इतना है। किसी वस्तु को कितनी गर्म करनी है या कितनी वो ठंडी है या उसे कितना ठंडा करना है, ये काम हीट का होता है, ऊष्मा का होता है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है और ऊष्मा है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है और उसके ट्रांसफर को डिसाइड करता है उन बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंस। जिस बॉडी का टेम्परेचर अधिक होगा, ऊष्मा उस बॉडी से निकल करके कम टेम्परेचर वाली बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो टेम्परेचर हमें केवल इतना बताता है कि वो बॉडी कितनी एग्जैक्ट, उसकी वैल्यू कितनी है कि कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, और दूसरी बात ये बताता है कि ऊष्मा का फ्लो या हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की एसआई यूनिट, और टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। जिसे हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इसकी एक और बहुत ही प्रचलित इकाई है जिसे हम बोलते हैं सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे ज़्यादा जो काम में आती है वो डिग्री सेंटीग्रेड ही हमारे काम में आती है। केल्विन भी काम आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट इसकी केल्विन है। सेकंड हम बात करते हैं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। इसकी डायमेंशन होती है थीटा। तो अब आपको जब भी थर्मो में कहीं पे भी थीटा दिखे तो आप समझ लेना कि बात हो रही है टेम्परेचर की, ना कि किसी एंगल की बात हो रही है। क्लियर है? वो काइनेमेटिक्स में था, थर्मो में आते ही थीटा है वो टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। एक और बात टेम्परेचर की वो ये है कि टेम्परेचर है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मूलभूत राशि। और फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हैं? टोटल 7 क्वांटिटीज हैं। कौन सी हैं इनके बारे में मैंने बाकायदा एक वीडियो बना रखा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स बाई विजेंद्र फंडन, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। एक आप अच्छी किताबों में पढ़ेंगे या आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में दो शब्द आते हैं। एक शब्द आता है थर्मल कॉन्टैक्ट, ये हम हीट पढ़ेंगे तब काम में आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक शब्द आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल कॉन्टैक्ट मतलब कोई भी दो बॉडीज हैं वो कांटेक्ट में है ना, उनका टेम्परेचर डिफरेंस है और फिर वे कांटेक्ट में आती हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल कांटेक्ट। जैसे ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, टेम्परेचर डिफरेंस है, इनिशियली हमने इनको कांटेक्ट में लेकर के आए हैं, तो वो कंडीशन होती है थर्मल कांटेक्ट। फिर आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लीजिए शुरू में इसका था 10 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका था 50 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब भी दो बॉडी थर्मल कांटेक्ट में आती हैं तो उनमें ऊष्मा का आपस में लेन देन होकर के उनका टेम्परेचर हो जाता है इक्वल। डिफरेंस कितना है यहाँ पे दोनों के बीच में? 40 का डिफरेंस है।
इसका मतलब 20 इधर आएगी, 20 इधर से निकलेगी और 20 इधर आएगी। इसका मतलब अब टेम्परेचर कितना होगा? इसका तो होगा 30 डिग्री और इसका भी होगा 30 डिग्री। जब दोनों बॉडी थर्मल कॉन्टैक्ट में होती हैं, ध्यान से समझना, थर्मल कॉन्टैक्ट में होती हैं, तब जाकर के हमें थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन प्राप्त होती है। थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि अब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेम है, यानी ऊष्मा का कोई आदान-प्रदान नहीं हो रहा है, वो कंडीशन कहलाती है थर्मल इक्विलिब्रियम। ताप ये साम्य अवस्था बोलते हैं इसे। क्लियर है? तो हमने टेम्परेचर की डेफिनेशन देखी, इसकी एसआई यूनिट समझी, इसकी डायमेंशन देखी। अब हम बात करते हैं 5 इंपॉर्टेंट अपने टेम्परेचर स्केल की, और वो 5 स्केल कौन सी हैं? उसमें से फर्स्ट है अपने सेंटीग्रेड, सॉरी, फर्स्ट हम केल्विन को लेते हैं। फर्स्ट है अपना केल्विन, सेकंड है डिग्री सेंटीग्रेड, इन्हें मैं बाकायदा इनके सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ। थर्ड है अपने पास में फ़ारेनहाइट, फोर्थ है र्यूमर, और फिफ्थ है रेनकाइन। रेनकाइन आर ए, र्यूमर आर, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट से इसको डिनोट करते हैं। एक है डिग्री सेंटीग्रेड और एक है केल्विन। अब देखिए, कोई भी टेम्परेचर स्केल हम बनाते हैं या कोई भी थर्मोमीटर हम बनाते हैं, तापमापी बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में 2 फिक्स पॉइंट होने चाहिए। एक तो फिक्स पॉइंट होना चाहिए उसका मिनिमम वैल्यू हम कितनी लेते हैं, और एक होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। जैसे किसी भी तापमापी को बनाने के लिए जो सबसे बेस्ट लिक्विड है या जो सबसे बेस्ट पदार्थ है वो है वाटर। और एक तापमापी का मापांक जब हम फिक्स करते हैं, थर्मोमीटर की जो पाठ्यांक आप लेते हैं ना, उन्हें फिक्स करते हैं, तो हम वाटर के 2 पॉइंट लेते हैं। एक हम लेते हैं वाटर का आइस पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं हिमांक, और एक हम लेते हैं इसका स्टीम पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक या वाष्पन पॉइंट। क्यों लेते हैं? क्योंकि वाटर या पानी पानी की एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है कि अपना जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में इसका हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु बिल्कुल फिक्स होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त होती है। कितनी वैल्यू प्राप्त होती है, ये हम प्रयोगशाला में अलग अलग स्केल पे अलग अलग जो पाठ्यांक प्राप्त होते हैं उनके अनुसार फिक्स करते हैं। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में हमें आइस पॉइंट या हिमांक की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टीम पॉइंट या क्वथनांक की प्राप्त होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फिक्स है। आप कहीं पे भी जाकर के अगर मापांक लेंगे, इनका मेजरमेंट करेंगे, तो आपको पानी का जो हिमांक पॉइंट आइस पॉइंट है, अर्थात जब पानी से बर्फ जमती है तो वो टेम्परेचर आपको प्राप्त होता है 0 डिग्री, और जब पानी से भाप बनती है तो वो टेम्परेचर आपको प्राप्त होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों पॉइंट हर स्केल के लिए फिक्स है। अब कितनी कितनी वैल्यू है वो हमें याद रखनी है। तो हम बात कर रहे हैं फॉर वाटर की सहायता से जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं इनके लिए उनकी। केल्विन में ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है, उसका आइस पॉइंट तो हमें प्राप्त होता है 273.15 केल्विन, ठीक है, और उसका स्टीम पॉइंट हमें प्राप्त होता है 373.15 डिग्री सेंट। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 100 का। डिग्री सेंटीग्रेड में आइस पॉइंट है 0 डिग्री और स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है? 100 का। फ़ारेनहाइट में जो आइस पॉइंट हमें प्राप्त होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि स्टीम पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 180 का। नेक्स्ट र्यूमर में जो आइस पॉइंट है वो 0 डिग्री र्यूमर और स्टीम पॉइंट है वो 80 डिग्री र्यूमर, यहाँ पे डिफरेंस है वो 80 का। और रेनकाइन में आइस पॉइंट प्राप्त होता है 460 रेनकाइन पे, और स्टीम पॉइंट प्राप्त होता है 672 रेनकाइन पे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस प्राप्त होता है वो है 212। इन पांचों में सबसे मैक्सिमम डिफरेंस रेनकाइन का है। इसका मतलब इसके पाठ्यांक कुछ छोटे छोटे हैं डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में। डिफरेंस हमने लिख लिया, ये हमें याद रखना है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें याद रखनी है कि केल्विन में आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, फ़ारेनहाइट में क्या होता है, र्यूमर में क्या होता है, और रेनकाइन में क्या होता है। अब जो मेन बात आपसे पूछी जाती है वो आपको पूछी जाती है कि आपको किसी भी एक स्केल का टेम्परेचर दे दिया जाता है और उसकी सहायता से किसी भी अन्य स्केल का टेम्परेचर आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको इनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन करना होता है। उस रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं एक फॉर्मूले की सहायता से, और वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि आपको किसी भी एक स्केल का टेम्परेचर दिया हुआ हो,
जिसे मैं लिख देता हूँ केवल टेम्परेचर। चाहे तो ये पूछा जाने वाला टेम्परेचर स्केल का टेम्परेचर हो, चाहे ये दिए हुए स्केल का टेम्परेचर हो। तो इस टेम्परेचर में से आपको घटाना है उस स्केल का आइस पॉइंट टेम्परेचर। क्या घटाना है? आइस पॉइंट टेम्परेचर। और नीचे आएगा डिफरेंस बिटवीन स्टीम एंड आइस पॉइंट। स्टीम एंड आइस पॉइंट डिफरेंस का मतलब जो स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर होगा उसमें से आपको आइस पॉइंट का टेम्परेचर घटाना है, माइनस करना है। और यहाँ से इतना काम करने के बाद में कोई वैल्यू प्राप्त होगी, वो हमें कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है। यानी आपने इससे निकाला तो भी आपको कांस्टेंट वैल्यू, इससे निकालेंगे तो भी कांस्टेंट, फ़ारेनहाइट से भी कांस्टेंट, र्यूमर से भी कांस्टेंट और रेनकाइन से भी कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आप ये वाला फॉर्मूला सभी में लगाएं और कांस्टेंट सभी में बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सभी में लगा करके उनको आपको करना है इक्वल। इक्वल करेंगे तो अपने पास में रिलेशन आएगा और उसी की सहायता से हम एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल के टेम्परेचर में कर पाएंगे कन्वर्ट। देखिए किस प्रकार से रिलेशन निकालते हैं हम। सबसे पहले हम केल्विन की बात कर लेते हैं। तो दी हुई स्केल का टेम्परेचर मान लीजिए आपको कुछ भी केल्विन में दे रखा है, जिसे हम के मान लेते हैं, केवल के माइनस आइस पॉइंट कितना होता है केल्विन का 273.15 अपॉन स्टीम पॉइंट कितना है 373.15, और उसमें से हम आइस पॉइंट घटाएंगे 273.15, मतलब यहाँ पे जो मैंने डिफरेंस लिखा है वो इसीलिए लिखा है। तो अपॉन आएगा डिफरेंस कितना है 100 इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितना आएगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड -0/100। फ़ारेनहाइट के लिए कितना आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट -32/180। और र्यूमर के लिए र्यूमर -0/80। और रेनकाइन के लिए कितना आएगा, तो RA -460/212। अरे क्लियर है? ऊपर मैंने यहाँ पे इन सभी का आइस पॉइंट घटाया है और नीचे मैंने स्टीम और आइस पॉइंट के बीच का डिफरेंस लिखा। अब हमें एक सिंपल फॉर्म में इसको लेकर के आना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको ये वाला रिलेशन याद होना चाहिए। जो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा वो आपको याद हो ना हो चलेगा, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अगर ये आपको याद है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 सेकंड या 15 सेकंड और लगेंगे, आप टेम्परेचर निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट या उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो याद रखेंगे तो आप भूल सकते हैं। अब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। देखिए इन सभी को आप 20 से गुणा कर दो, ठीक है? तो 20 से आप इसको इंटू करेंगे तो देखिए क्या घटना घटती है। यहाँ पे आप 20 से इंटू करेंगे तो 20 से ये 100 कटेगा कितनी बार, 5 बार। यहाँ पे आप 20 से इंटू करेंगे कितनी बार, 5 बार। यहाँ से आप 20 से इंटू करेंगे कितनी बार, 9 बार। यहाँ से 20 से इंटू करने पर 4 बार, और यहाँ से 20 से इंटू करेंगे तो ये 212 कटेगा 10.6। तो वैल्यू रखो के -273.15/5 बराबर सी, जीरो है तो हटा दूँ मैं, है ना? तो डिग्री सेंटीग्रेड बटा 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर R/4 बराबर RA -460/10.6। ये इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है, जिसकी सहायता से हम एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल के टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो अपनी ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का नॉर्मल इन्वायरमेंट और एक स्वस्थ मानव के शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सबने रट रखा है, केल्विन में भी रट रखा होगा 310.15 केल्विन, और यहाँ तक कि फ़ारेनहाइट में भी रट रखा होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में और केल्विन को फिर फ़ारेनहाइट में, या डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में किस प्रकार से कन्वर्ट किया गया होगा, यही हम अभी जो फॉर्मूला निकाला है उसकी सहायता से समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में, इसको हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 इक्वल्स टू केल्विन -273.15/5। 5 से 5 कैंसिल, तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या आया, केल्विन -273.15, और केल्विन बराबर कितना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। यहाँ पे ये जो के और डिग्री सेंटीग्रेड है ना, वो टेम्परेचर है। इसे आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन
इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, या अपने इस वाले कंसेप्ट से भी काम बन जाएगा। अब देखो केल्विन में हमें निकालना था, तो टी केल्विन इक्वल्स टू आएगा टी इन डिग्री सेंटीग्रेड कितना था 37 प्लस 273.15। तो केल्विन में जो तापमान है वो कितना आएगा 310.15 केल्विन। अब देखो अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कोई भी तापमान दिया हुआ हो और उसे आपको केल्विन में बदलना हो, तो उस डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273.15 जोड़ दो, तो आपको वो टेम्परेचर प्राप्त होगा केल्विन में। और अगर आपको केल्विन में दिया हुआ हो तो उसमें से आप माइनस कर दो 273.15, तो वो आपको प्राप्त होगा डिग्री सेंटीग्रेड में। इसी प्रकार से इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, तो उसे भी समझिए। लगाइए वही फॉर्मूला अपना, डिग्री सेंटीग्रेड बटा 5, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है डायरेक्ट याद नहीं रहता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100, फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा, फ़ारेनहाइट का जो डिफरेंस तो कितना था रे, 212 माइनस 32 कितना था 180। करो काटापीटी करो, ये हो गया 5, ये हो गया 9, तो ये आपको आ गया कि 9 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 5 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32, सॉरी 32 कैसे, ये 0 15 और 1 16 160। लो भाई, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखो, तो 9 गुणा 37 बराबर 5 TF माइनस 160। इस माइनस 160 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो गया 5 TF इक्वल्स टू 9 सत्ता 63 की 6 27 और 6 33 प्लस 160। ठीक है, मैथमेटिक्स आप केवल और केवल। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना होगा 3 9 493 में हम भाग देंगे 5 का, तो ये आपको वैल्यू प्राप्त होगी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार से हम एक स्केल के टेम्परेचर को दूसरे स्केल के टेम्परेचर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉर्मूले की सहायता से या इन रिलेशन की सहायता से। अब देखो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए अलग अलग टाइप्स की थर्मोमीटर बनाई गई, तापमापियों का निर्माण किया गया। जैसे कुछ एक द्रव्य तापमापी थी, है ना, लिक्विड थर्मोमीटर, कुछ एक गैस थर्मोमीटर थे, कुछ एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर थे, प्रतिरोधी तापमापी, जिसमें दो वायर्स के प्रतिरोध का यूज करके हम तापमान का मापन करते हैं। तो इन सभी में ना कुछ खामियां थी, इन सभी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे हम लिक्विड थर्मोमीटर की बात करें, तो सभी द्रवों का प्रसार है वो एक जैसा नहीं हो सकता, उनका प्रसार गुण एक जैसा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आप एक थर्मोमीटर में आप लेते हैं पानी, इसमें है पानी, और दूसरे में आप लेते हैं पारा, Hg मरकरी जिसे हम बोलते हैं। तो इन थर्मोमीटर को आप जब गर्म पानी में डुबोते हैं या इन्हें हीट देते हैं, तो इनमें प्रसार होता है। तो ये प्रसार है ना, जितना प्रसार इसमें होगा उतना प्रसार इसमें नहीं होगा। इसका मतलब मान लीजिए ये जो हॉट वाटर था वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे था दोनों बीकर में। ठीक, इसका मतलब जब आप इसका मेजरमेंट करेंगे तो इसमें भी आपका पाठ्यांक आना चाहिए था 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें भी आना चाहिए था 80 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ऐसा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसमें मान लीजिए 80 आता है तो इसमें कुछ और ही आता है। क्यों? क्योंकि मरकरी और पानी का जो प्रसार गुणांक है, या पानी की जगह आप अल्कोहल ले लीजिए, अल्कोहल थर्मोमीटर भी होता है, तो इन दोनों का क्या प्रसार गुण अलग अलग होता है। और इसी प्रसार गुण के आधार पर हम टेम्परेचर नापते हैं कि भाई मरकरी है वो प्रसारित होकर कहाँ तक जा रही है, जितने पॉइंट तक जा रही है उतना हम तापमान उसको मापित कर देते हैं। तो ये प्रसार गुण अलग अलग होने की वजह से लिक्विड थर्मोमीटर की लिमिटेशंस थी। इन्हीं लिमिटेशंस को सॉल्व किया किसने, गैस थर्मोमीटर ने। अब देखिए गैस थर्मोमीटर में ऐसा क्या है, तो गैस थर्मोमीटर के अंदर जो हम गैस यूज में लेते हैं, वो गैस आप चाहे कोई सी भी ले लो, उसमें कंडीशन ये है कि उसका घनत्व है ना, डेंसिटी, वो मिनिमम होना चाहिए, बहुत ही कम घनत्व की गैस होनी चाहिए। फिर चाहे आप कोई सी भी गैस ले लो, हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, नाइट्रोजन ले लो, जो आपकी मर्जी है वो लो, सभी का प्रसार गुण, एक्सपेंशन प्रॉपर्टी, प्रसार गुण है वो सेम आएगा। कब? जब डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। डेंसिटी मिनिमम का मतलब उस गैस की वॉल्यूम यानी आयतन तो हो ज़्यादा और उस पर प्रेशर हो कम।
तो इस प्रकार की कंडीशन की अगर हम कोई थर्मोमीटर बनाते हैं, तापमापी बनाते हैं, तो वो हमें एग्जैक्ट पाठ्यांक देती है। जैसे मान लीजिए फिर हमने प्रयोग किया, एक में हमने लगाया कि नाइट्रोजन भरी हुई है, दूसरे में हमने देखा कि हाइड्रोजन भरी हुई है, पानी में डुबोया, पानी के दोनों का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो अब इन दोनों का जो पाठ्यांक आएगा ना, वो सेम आएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कब आएगा? जब ये कंडीशन इनके इसके द्वारा फॉलो की गई हो, यानी गैस की डेंसिटी कम हो, अर्थात उसका आयतन ज़्यादा हो, उस पर दाब कम हो, तो उनका प्रसार गुणांक सेम होगा। सेम प्रसारित होकर के हमें एग्जैक्ट 80 डिग्री वैल्यू प्राप्त होगी। तो इन सब को समझने के लिए और एक दूसरी बात आती है कि हम जब टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, तो हमें एक ऐसा टेम्परेचर डिफाइन करना होता है जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परम ताप। अब ये बात आती है कि ये परम ताप होता क्या है। तो इसी परम ताप के कंसेप्ट को समझते हैं। उसके लिए हमें काम में लेना होगा आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। तो चलिए थोड़ा सा हम आदर्श गैस समीकरण के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं कि परम ताप कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है परम ताप की। तो बात करते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आइडियल गैस यानी आदर्श गैस समीकरण, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप। देखिए आदर्श गैस समीकरण आपने सभी ने सुन रखी है, बहुत फेमस इक्वेशन है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, जहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन मोलों की संख्या है, आर गैस नियतांक है और टी टेम्परेचर है। गैस नियतांक आर की वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन, यही होती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। गैस नियतांक की वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन, एन मोलों की संख्या है। ओके, अब बात आती है कि ये आदर्श गैस समीकरण हमें मिली कैसे, थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, काम तो आगे आएगी अपनी। तो दो वैज्ञानिक थे, एक था भाई साहब बॉयल, रॉबर्ट बॉयल, और दूसरा था जेम्स चार्ल्स। बॉयल था अपना अंग्रेज और चार्ल्स था फ्रेंच। इन्होंने एक कंडीशन निकाली, और वो कंडीशन किसके लिए थी? तो वो थी एक ऐसी गैस जो कम घनत्व की हो, है ना, कम घनत्व की गैस किसी भी पात्र में भरी हुई हो, तो उसके लिए इन्होंने कुछ रिलेशन निकाले। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर गैस एट लो डेंसिटी, कम घनत्व की गैस भरी हुई हो किसी भी पात्र में, उसके लिए दो कंडीशन आई। रॉबर्ट बॉयल कहता है कि फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर टी हमें रिलेशन मिलता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट, और चार्ल्स कहता है कि फॉर कांस्टेंट प्रेशर पी हमें रिलेशन मिलता है वी अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिए इन दोनों कांस्टेंट से मिलाकर के हमारे पास में एक रिलेशन आया, और वो रिलेशन आया पी वी अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की जगह हमने लिखा पी वी अपॉन टी इक्वल्स टू एन आर। आर हमने लिखा, आर क्या है? कांस्टेंट है एक, जिसे हम गैस नियतांक बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अभी मैंने बताई 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन। अब इस गैस के मोलों की संख्या को भी हम यहीं पे डिनोट करते हैं, तो ये होगी एन, और यहाँ से अपना फेमस इक्वेशन निकल करके आया पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, अब मैं आपको जहाँ पे ले जाना चाह रहा हूँ वो कंडीशन अपनी ये है कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं P इंटू है T, प्रेशर इंटू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस पे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि P प्रोपोर्शनल टू T है। अब हमें क्या करना है, परम ताप प्राप्त करने के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए कि हम इस टेम्परेचर को डाउन करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं, और एक ऐसा हमें टेम्परेचर प्राप्त हो डाउन करते करते कि उस टेम्परेचर के लिए, उस गैस के लिए हमें P इक्वल्स टू जीरो प्राप्त हो, प्रेशर बिल्कुल भी ना हो। तो वो जो टेम्परेचर होगा ना, तो वो कहलाएगा अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप। और एक आदर्श गैस के लिए ये जो परम ताप हमें प्राप्त होता है कि जहाँ पर P इक्वल्स टू जीरो हो,
वो होता है 0 केल्विन। तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यू होती है परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। कितनी? 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक बात और इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपने देखा इक्वेशन थी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इसका मतलब गैस का जो प्रसार होगा, जो हमने लिक्विड और गैस थर्मोमीटर का डिफरेंस बताया था, तो ये प्रसार किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर पी पे, वॉल्यूम वी पे और टेम्परेचर टी पे। इसीलिए हमने जो इक्वेशन आदर्श गैस की निकाली थी वो कुछ इसी प्रकार की थी कि एक बार टी कांस्टेंट था, एक बार पी कांस्टेंट था, तो रिलेशन हमें इन दोनों का कांस्टेंट प्राप्त हो रहा था। तो ये अपना कंसेप्ट था परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। तो इस वीडियो में हमने टेम्परेचर और हीट का एक बेसिक कंपैरिजन किया, टेम्परेचर की यूनिट और डायमेंशन पढ़ी, टेम्परेचर की 5 स्केल पढ़ी, उनके बीच में रिलेशन पढ़ा, और लास्ट में हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकाला। किसकी सहायता से? विथ हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण की सहायता से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ।